तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही जानी मानी किताब की, थिंक एंड ग्रो रिच। हाँ बिल्कुल, काफी मशहूर है ये। और कमाल की बात यह है कि ये किताब करीब 80 साल पुरानी है, लेकिन आज भी आप देखिए बेस्ट सेलर लिस्ट में दिख जाती है। ये अपने आप में सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल। हम्म ऐसा क्या खास है इसमें? वही तो। ये सिर्फ पैसे कैसे कमाएं उसकी टिप्स वाली किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में बताती है कि कैसे हम अपनी सोच को बदलकर अपने किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक तरह का नक्शा है ये। सही कहा। आज हम इसके समरी सारांश के बेस पर इसके जो 13 सिद्धांत है ना, उनके पीछे के जो अहम आइडियाज हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि वो काम की बातें निकालें जो वाकई पर्सनल ग्रोथ और अपने गोल्स को पाने में मदद कर सके। किताबी बातें नहीं, असली चीज। बिल्कुल सही। और नेपोलियन हिल का जो ये काम है, ये एंड्रू कार्नेगी और उस जमाने के जो टॉप के सफल लोग थे, उनके इंटरव्यूज पर आधारित था। अच्छा। और ये आज भी इतना रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि इसका फोकस बाहर क्या हो रहा है उस पर कम है और हमारी अपनी सोच, हमारी मानसिकता या माइंडसेट कह लीजिए, उस पर ज्यादा है। ये इस बुनियादी विचार पर टिकी है कि आपकी दुनिया आपके विचारों से ही बनती है कहीं ना कहीं। और यहीं से बात मजेदार हो जाती है। ये आइडिया कि भाई सोच बदलो तो भविष्य बदल सकता है, हाँ। हिल का दावा है। और यही आज हमारी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अगर कोई अपनी सोच बदल सकता है तो वो अपना भविष्य बदल सकता है। सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन क्या ये वाकई इतना सीधा है? चलिए इसके सिद्धांतों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। किताब में है 13 सिद्धांत। अब हर एक पर एक एक करके जाने के बजाय हम ऐसा करते हैं कि उन्हें कुछ बड़े थीम्स में ग्रुप कर लेते हैं। हाँ, ये बेहतर रहेगा, समझने में आसानी होगी, ताकि उनका जो एसेंस है वो पकड़ में आ जाए। तो पहला और शायद सबसे फंडामेंटल थीम है हमारे विचारों और विश्वासों की शक्ति। इसकी नींव हिल रखते हैं इच्छा यानी डिजायर के सिद्धांत से। इच्छा। पर ये कोई ऐसी वैसी इच्छा नहीं, जैसे काश मेरे पास कार होती। नहीं, हिल इसे कहते हैं प्रबल इच्छा, मतलब बर्निंग डिजायर। हाँ, एक धधकती हुई आग जैसी। बिल्कुल, एक ऐसी चाहत जो आपके हर काम, हर सोच पर हावी हो जाए। मुझे वो एडविन सी बार्न्स की कहानी याद आती है। अच्छा, एडिसन वाली? हाँ, वही। उन्हें थॉमस एडिसन के साथ काम करने की ऐसी धुन सवार हुई कि बिना जान पहचान, बिना पैसे, वो एक मालगाड़ी में छिपकर एडिसन के ऑफिस पहुंच गए। कमाल है। और सिर्फ पहुंचे नहीं, वहीं डटे रहे, छोटे मोटे काम करते रहे तब तक जब तक एडिसन ने उनकी लगन नहीं देखी और उन्हें पार्टनर बनने का मौका नहीं दे दिया। वाह, ये वाकई इच्छा नहीं जुनून था। हाँ, जुनून। और देखिए, ये जुनून, ये प्रबल इच्छा अपने आप में अधूरी है अगर इसके साथ एक और चीज न जुड़े, वो है विश्वास यानी फेथ। विश्वास। हाँ, हिल कहते हैं कि आपको अपनी इच्छा के पूरे होने पर सिर्फ उम्मीद नहीं रखनी, बल्कि अटूट, एकदम पक्का विश्वास होना चाहिए। ऐसे महसूस करना जैसे वो मिल ही गया है। बिल्कुल, जैसे वो चीज आपको मिल चुकी है। और यहीं पर विजुअलाइजेशन दृश्यांकन और सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास बहुत जरूरी हो जाते हैं। हेनरी फोर्ड का किस्सा लीजिए, जब उन्होंने अपने इंजीनियरों को V8 इंजन जैसा कुछ बनाने को कहा। हाँ, जो उस वक्त नामुमकिन लगता था। बिल्कुल, सबने कहा ये नहीं हो सकता, पर फोर्ड अड़े रहे। उनका विश्वास था कि ये हो सकता है। उन्होंने कहा इसे बनाओ और तब तक लगे रहो जब तक ये बन ना जाए। गजब का विश्वास। सोचिए जरा, उस विचार पर कितना गहरा यकीन रहा होगा। और आखिर में वो इंजन बना। तो देखिए, प्रबल इच्छा और उसे हकीकत बनाने के लिए जरूरी पक्का विश्वास, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन ये विश्वास आएगा कहाँ से? खासकर जब हालात मुश्किल हों, तब कैसे माने कि हाँ, ये होगा ही होगा? हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। यहीं पर हिल ऑटो सजेशन यानी आत्म सुझाव का सिद्धांत लाते हैं। ऑटो सजेशन, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है। हाँ, लग सकता है, पर इसका मूल विचार ये है कि आप अपने अवचेतन मन को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार सकारात्मक विचारों और लक्ष्यों से प्रोग्राम करें। अच्छा, जैसे खुद को बार बार कुछ कहना। हाँ, जब आप लगातार खुद से कहते हैं या कल्पना करते हैं कि आप सफल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसे सच मानने लगता है और फिर वो आपके कामों को उसी दिशा में मोड़ने लगता है। कुछ लोग इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग कह देते हैं, पर हिल इसे एक एक्टिव प्रोसेस मानते हैं।
मोहम्मद अली का वो मशहूर नारा याद है, मैं सबसे महान हूँ। हाँ बिल्कुल, आई एम द ग्रेटेस्ट। वो सिर्फ डींगे नहीं हाँक रहे थे, वो कहीं ना कहीं इस सिद्धांत का इस्तेमाल कर रहे थे, अपने विश्वास को और पुख्ता कर रहे थे। सही बात है। तो ये हो गया पहला थीम, इच्छा, विश्वास और आत्मसुझाव, मन की तैयारी। बिल्कुल, ये आंतरिक ढांचा है। इसके बाद हिल बाहरी दुनिया में सफलता के लिए जो जरूरी तत्व है उन पर आते हैं, और यहाँ दूसरा बड़ा थीम उभरता है, ज्ञान और कल्पना का सही इस्तेमाल। ज्ञान और कल्पना, इंटरेस्टिंग। हाँ, और हिल यहाँ विशिष्ट ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज पर बहुत जोर देती हैं। विशिष्ट ज्ञान, सामान्य ज्ञान से अलग। हाँ, उनका तर्क है कि दुनिया भर की थोड़ी थोड़ी जानकारी, मतलब जनरल नॉलेज, आपको अमीर या सफल नहीं बनाएगी। आपको किसी एक क्षेत्र में गहरी स्पेशलाइज्ड जानकारी चाहिए, एक्सपर्ट वाली। ये बात तो आज के जमाने में और भी ज्यादा लागू होती है ना, जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। बिल्कुल, आज हर कोई सब कुछ जानने का दावा करता है, लेकिन हिल की बात बहुत पते की है। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, उसे सही तरीके से ऑर्गेनाइज करना और फिर उसे लागू करना, वो ज्यादा जरूरी है। बिल गेट्स का उदाहरण लीजिए। हाँ। उनकी सफलता का राज सिर्फ कंप्यूटर जानना नहीं था, बल्कि सॉफ्टवेयर के विशिष्ट क्षेत्र में उनकी जो गहरी पकड़ थी और उसे बिजनेस में बदलने की जो समझ थी, वो काम आई। सही है। तो सवाल ये उठता है कि हम जो ज्ञान ले रहे हैं, क्या वो वाकई विशिष्ट है या बस ऊपरी जानकारी है? बिल्कुल, और इस विशिष्ट ज्ञान को इस्तेमाल करने के लिए, उसे नए अवसरों में बदलने के लिए जो औजार है, वो है कल्पना यानी इमेजिनेशन। कल्पना, मन की वर्कशॉप जैसा हिल कहते हैं। हाँ बिल्कुल, मन की कार्यशाला। और वो दो तरह की कल्पना बताती हैं। एक है संश्लेषित या सिंथेटिक कल्पना। ये पुराने आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, प्लान्स को नए कॉम्बिनेशन में ढालती है। ज्यादातर आविष्कार इसी से होते हैं। अच्छा, मतलब रीमिक्सिंग जैसा? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। और दूसरी है रचनात्मक या क्रिएटिव कल्पना। ये बिल्कुल नए ओरिजिनल आइडियाज पैदा करती है। अक्सर जिसे हम इंट्यूशन या कोई इल्हाम कहते हैं ना, हाँ। हिल मानते थे कि ये सीधे यूनिवर्स की चेतना से जुड़ती है। ओके। राइट बंधुओं का उदाहरण देखिए। उन्होंने उड़ने की कल्पना की। उन्होंने मौजूदा ज्ञान जैसे साइकिल का मैकेनिज्म, इंजन वगैरह, उसका इस्तेमाल किया। ये हुई संश्लेषित कल्पना। और फिर उसे हवा में उड़ने वाली मशीन के मौलिक विचार, ये हुई रचनात्मक कल्पना। बेहतरीन उदाहरण है। तो विशिष्ट ज्ञान कल्पना को ईंधन देता है और कल्पना उस ज्ञान को आकार देती है। एक दूसरे के बिना अधूरे हैं ये। ठीक है, तो हमारे पास प्रबल इच्छा भी है, अटूट विश्वास भी है, विशिष्ट ज्ञान भी है और कल्पना की शक्ति भी है। लेकिन ये सब कागज पर ही रह जाएंगे अगर हम कुछ करें नहीं। बिल्कुल, यहीं पर तीसरा थीम आता है, कर्म और दृढ़ता, एक्शन और परसिस्टेंस। हाँ, एक्शन। हिल कहते हैं कि इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए संगठित योजना यानी ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग बनानी होगी। प्लानिंग। ये सिर्फ गोल सेट करना नहीं है, बल्कि वहां तक पहुंचने के लिए ठोस प्रैक्टिकल स्टेप्स की एक पूरी सीरीज तैयार करना है। सही। कौन लोग शामिल होंगे, क्या रिसोर्स लगेंगे, क्या टाइमलाइन होगी, ये सब उस प्लान का हिस्सा है। एंड्रयू कार्नेगी ने अपना वो विशाल स्टील एम्पायर यूं ही नहीं खड़ा कर लिया होगा। जाहिर है। उसके पीछे एक बहुत डिटेल्ड और ऑर्गेनाइज्ड योजना रही होगी। हर पहलू पर सोचा गया होगा। मतलब बड़े सपने देखो, लेकिन साथ में बारीकियों पर भी ध्यान दो। बिल्कुल, और योजना तो बन गई, लेकिन उस पर अमल करने के लिए, उसे चलाने के लिए एक और गुण चाहिए, वो है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग। निर्णय, हाँ, ये बहुत जरूरी है। हिल ने अपने रिसर्च में पाया कि जो सफल लोग होते हैं, वो आम तौर पर जल्दी और पक्के इरादे से निर्णय लेते हैं। अच्छा। हाँ, और अगर बाद में उन्हें बदलना भी पड़े, तो सोच समझकर धीरे धीरे बदलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जो असफल लोग होते हैं, वो निर्णय लेने में बहुत देर लगाते हैं और फिर उन्हें फटाफट बदलते रहते हैं। मतलब टालमटोल करते हैं। हाँ, टालमटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन, वो अक्सर अनिर्णय का ही नतीजा होता है। और ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है। क्या? कि हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में कितने मौके सिर्फ इसलिए गवा देते हैं क्योंकि हम सही समय पर हाँ या ना कहने का फैसला नहीं कर पाते। बात तो सही है। अनिर्णय वाकई तरक्की में एक बहुत बड़ा रोड़ा है। बिल्कुल। और मान लीजिए हमने निर्णय ले लिया, योजना पर काम भी शुरू कर दिया, तो क्या सफलता फौरन मिल जाती है? अरे कहाँ, शायद ही कभी ऐसा होता हो। सही कहा। और यहीं पर हिल का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। हाँ, लगे रहना, टिके रहना, हार न मानना।
असफलताएं आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, थकान होगी, शक भी होगा मन में, लेकिन इन सब के बावजूद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना, यही दृढ़ता है। हिल की किताब की वो मशहूर कहानी है ना, सोने से 3 फीट दूर। 3 feet from gold। हाँ, सुनी है। एक आदमी सोने की तलाश में खुदाई करता है, बहुत मेहनत करता है, पर जब सोना नहीं मिलता तो थक हार कर अपनी मशीनें वगैरह बेच देता है। और जो नया मालिक आता है वो सिर्फ 3 फीट और खोदता है और उसे सोने का बहुत बड़ा खजाना मिल जाता है। सोचिए जरा, पहला आदमी सफलता से सिर्फ 3 फीट दूर था। हाँ, लेकिन दृढ़ता की कमी, उसी ने उसे असफल बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अक्सर जब हम हार मानने वाले होते हैं तभी मंजिल सबसे करीब होती है। बिल्कुल। लेकिन आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में ये सोचना भी जरूरी है कि दृढ़ता और जिद के बीच की महीन रेखा क्या है। हाँ, ये संतुलन बहुत जरूरी है। दृढ़ता का मतलब आंख बंद करके एक ही दिशा में चलते रहना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर प्लान में बदलाव करते हुए लक्ष्य पर नजर बनाए रखना है। सही कहा। अब चौथे थीम पर आते हैं। यह है बाहरी और आंतरिक शक्तियों का लाभ उठाना। इसमें सबसे पहले आता है मास्टरमाइंड का सिद्धांत। मास्टरमाइंड, ये शब्द सुनने में ही बड़ा पावरफुल लगता है। क्या मतलब है इसका? हिल के अनुसार मास्टरमाइंड का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा लोगों का समूह जो किसी एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए अपने ज्ञान और प्रयासों को, मतलब अपनी एनर्जी को एक साथ सद्भाव से मिलाते हैं। अच्छा, टीम वर्क जैसा। टीम वर्क से भी ज्यादा। जब एक जैसी सोच वाले मोटिवेटेड लोग एक साथ आते हैं तो उनके बीच विचारों और ऊर्जा का एक ऐसा तालमेल बनता है जो अकेले इंसान की क्षमता से कहीं ज्यादा होता है। आप इसे एक सामूहिक दिमाग की तरह समझ सकती हैं। कलेक्टिव ब्रेन। हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, हार्वे फायरस्टोन, ये जो बड़े उद्योगपति थे, इनका अपना एक मास्टरमाइंड ग्रुप था। अच्छा। हाँ, वो नियमित रूप से मिलते थे, एक दूसरे के सामने अपनी चुनौतियां रखते थे और मिलकर उनके हल निकालते थे। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, फोर्ड और एडिसन जैसे बड़े लोगों का उदाहरण भी है, बट क्या ये आज के अकेले काम करने वाले फ्रीलांसर या छोटे स्टार्टअप के लिए भी उतना ही प्रैक्टिकल है? मतलब कहीं ये सिद्धांत बड़े खिलाड़ियों के लिए ज्यादा तो नहीं? ये सवाल बहुत वाजिब है। देखिए, हिल के समय का कॉन्टेक्स्ट अलग था, तब बड़े उद्योग ही फोकस में थे। लेकिन सिद्धांत का जो सार है ना, वो आज भी लागू होता है। कैसे? मास्टरमाइंड का मतलब हमेशा कोई फॉर्मल बोर्ड मीटिंग ही नहीं होता। ये दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप हो सकता है जो एक दूसरे को अकाउंटेबल रखते हों। हाँ, ये तो हो सकता है। या कोई ऑनलाइन कम्युनिटी हो सकती है, या मेंटर्स का एक नेटवर्क हो सकता है। जरूरी है इरादों का तालमेल और आपसी सहयोग। शक्ति संख्या में नहीं, बल्कि उस तालमेल और साझा उद्देश्य में है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। तो ये तो हुई बाहरी शक्ति। हिल आंतरिक शक्तियों की भी बात करते हैं ना? हाँ, बिल्कुल, और ये बहुत गहरे स्तर पर काम करती हैं। हिल अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को बहुत महत्व देते हैं। सबकॉन्शियस माइंड? हाँ, वे इसे हमारे चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और उस असीम बुद्धिमत्ता, जिसे वे इन्फिनिट इंटेलिजेंस कहते हैं, के बीच की एक कड़ी मानते हैं। अच्छा। हमारा अवचेतन मन हमारी आदतों, हमारे विश्वासों, हमारी भावनाओं का भंडार है। जब हम लगातार अपनी प्रबल इच्छा और विश्वास को अपने चेतन मन में रखते हैं तो ऑटो सजेशन के जरिए वो विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे उतर जाते हैं। और फिर अवचेतन मन अनजाने में ही हमें उन लक्ष्यों की ओर धकेलता है, हमें सही मौके दिखाता है या अचानक कोई हल सुझा देता है। कभी सोचा बेहतरीन आइडिया नहाते हुए या सोते हुए क्यों आते हैं? हाँ, होता है ऐसा। शायद इसलिए कि तब हमारा चेतन मन शांत होता है और अवचेतन मन अपना काम कर रहा होता है। इसे हल मस्तिष्क यानी ब्रेन के काम से भी जोड़ते हैं ना। जैसे कि विचार एक तरह की ऊर्जा है जिसे हमारा दिमाग भेजता और रिसीव करता है। बिल्कुल। हल का मानना था कि हमारा मस्तिष्क विचारों को प्रसारित करने वाला एक ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है और दूसरों के विचारों को ग्रहण करने वाला रिसीविंग सेट भी है। इंटरेस्टिंग। खींच सकता है। कुछ लोग इसे आकर्षण का नियम यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काफी पॉपुलर है ये कॉन्सेप्ट। हाँ, और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये जो अंदरूनी सिस्टम्स हैं, अवचेतन मन और मस्तिष्क, ये उन सभी सिद्धांतों से गहरे प्रभावित होते हैं जिनकी हमने पहले बात की है। इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, यहाँ तक कि मास्टरमाइंड ग्रुप की जो कलेक्टिव एनर्जी है वो भी इसमें भूमिका निभा सकती है।
और जब कोई इन सभी सिद्धांतों में मतलब इच्छा, विश्वास, ज्ञान, योजना, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन, इनमें महारत हासिल कर लेता है, तब हिल के अनुसार एक और लेवल खुलता है, छठी इंद्रिय, सिक्स्थ सेंस। हाँ, छठी इंद्रिय। ये क्या है? क्या ये कोई रहस्यमयी शक्ति है? हिल इसे रचनात्मक कल्पना या इंट्यूइशन का पीक मानते हैं, शिखर। ये वो स्थिति है जब व्यक्ति बिना किसी सचेत तर्क के ही सही फैसले ले पाता है, आने वाले खतरों या अवसरों को पहले ही भांप लेता है। गट फीलिंग जैसा। हाँ, कह सकते हैं। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि बाकी सभी सिद्धांतों पर मास्टरी हासिल करने का एक नेचुरल नतीजा है। कई सफल लीडर्स अक्सर कहते हैं ना कि उन्होंने अपनी गट फीलिंग या अंदर की आवाज पर भरोसा किया। हाँ, सुना है। शायद यही छठी इंद्रिय का प्रैक्टिकल रूप है। इसे डेवलप होने में समय लगता है और ये तभी आता है जब बाकी सिद्धांत जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरणा देता है, लेकिन एक बहुत बड़ी रुकावट है जिसका सामना हम सबको करना पड़ता है, वो है डर, फियर। हिल इस पर भी बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये पांचवा और अंतिम थीम है, बाधाओं पर काबू पाना, खासकर भय पर काबू पाना, ओवरकमिंग फियर। डर, ये तो वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, हिल मानते हैं कि डर सफलता के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है। उन्होंने 6 बुनियादी डरों की पहचान की थी: गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर और मौत का डर। 6 तरह के डर। हाँ, उनका मानना था कि ये डर हमारी तरक्की को रोकते हैं, हमें रिस्क लेने से डराते हैं और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकते हैं। गरीबी का डर तो शायद सबसे आम है। लोग अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते, भले ही वो उसमें खुश ना हो, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि कहीं वो फेल ना हो जाएं और उनकी आर्थिक हालात और बिगड़ ना जाएं। बिल्कुल, ये डर इन्वेस्ट करने से रोकता है, नया बिजनेस शुरू करने से रोकता है। हाँ। और आलोचना का डर, आज के सोशल मीडिया के जमाने में ये कितना बढ़ गया है। ओ हाँ, बहुत ज्यादा। लोग कुछ नया पोस्ट करने से, अपनी राय रखने से या कुछ अलग हटके करने से डरते हैं, सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे, या ऑनलाइन ट्रोलिंग का डर। सही बात है। जब तक हम अपने डरों को कंट्रोल करना नहीं सीखते, वो हमें कंट्रोल करते रहेंगे। खराब सेहत का डर हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने से रोक सकता है अगर हम सोचते हैं कि बीमार तो होना ही है। हर डर के पीछे की सोच को समझना और उसे बदलना जरूरी है। तो इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब इन सभी सिद्धांतों को इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता, मास्टरमाइंड, अवचेतन मन, छठी इंद्री और डर पर काबू पाना, इन सबको एक साथ देखें तो मूल संदेश क्या निकलता है? मेरे विचार में सार ये है कि सफलता, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो कोई संयोग या किस्मत का खेल नहीं है। ये कुछ स्पष्ट सीखे जा सकने वाले मानसिक सिद्धांतों और आदतों का नतीजा है। इसकी शुरुआत एक विचार, एक तीव्र इच्छा से होती है। हाँ। फिर उस इच्छा को विश्वास से सींचना पड़ता है, ज्ञान और कल्पना से उसे योजना का रूप देना होता है, ओके। निर्णय लेकर उस योजना पर कर्म करना होता है, और फिर असफलताओं और बाधाओं के बावजूद दृढ़ता से लगे रहना होता है। और साथ में दूसरों का सहयोग और अपनी अंदरूनी शक्तियों का इस्तेमाल। बिल्कुल, दूसरों का सहयोग, मास्टरमाइंड और अपनी आंतरिक शक्तियों, अवचेतन मन का लाभ उठाना होता है। और ये सब घूम फिर कर उसी एक सेंट्रल आइडिया पे वापस ले आता है जिससे हमने शुरुआत की थी। समृद्धि विचार के रूप में शुरू होती है। रिचेस बिगिन इन द फॉर्म ऑफ थॉट। हाँ, और यहाँ समृद्धि का मतलब सिर्फ पैसा नहीं है ना, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और संतुष्टि। बिल्कुल सही। और यहाँ मानसिक पहलू पर एक आखिरी बात जोड़ना चाहूंगी। चाहे आप पैसा कमाना चाहते हो, कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो, या सिर्फ एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हो, इसकी शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। अंदर से। हाँ, ये सबसे पहले एक दिमागी खेल है। आपकी बाहरी दुनिया काफी हद तक आपकी भीतरी दुनिया का ही आईना होती है। अपनी सोच को बदलना ही अपनी हकीकत को बदलने का पहला और सबसे शक्तिशाली कदम है। हिल का काम हमें यही सिखाता है। ये वाकई एक गहरा और स्थायी दृष्टिकोण है। मुझे लगता है इस बातचीत से थिंक एंड ग्रो रिच के जो मूल सिद्धांत हैं, उनकी एक साफ और शायद थोड़ी नई तस्वीर श्रोताओं के सामने आई होगी। उम्मीद तो यही है। ये सिर्फ मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि एक पूरी जीवन प्रणाली है, जीने का तरीका है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी पड़ताल को समाप्त करने से पहले मैं श्रोताओं के मन में एक विचार छोड़ना चाहूंगा। हमने चर्चा की कि कैसे ये सिद्धांत समृद्धि या रिचेस पाने में मदद कर सकते हैं, जिसे अक्सर हम पैसों से, फाइनेंशियल सक्सेस से जोड़ते हैं। लेकिन जरा सोचिए,
जैसे जैसे कोई इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में उतारता है, क्या समृद्धि की उसकी अपनी परिभाषा भी विकसित नहीं होती? अच्छा पॉइंट है। क्या ये सिर्फ पैसों तक ही सीमित रहती है, या धीरे धीरे इसमें बेहतर सेहत, गहरे रिश्ते, मानसिक शांति और सच्ची पर्सनल सेटिस्फैक्शन जैसी चीजें भी जुड़ती चली जाती हैं? हाँ, ये हो सकता है। शायद असली समृद्धि इन सब का संतुलन ही हो। इस पर विचार कीजिएगा।